नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब मोदी शाह ने राहुल से छुटकारा पाने के लिए चली चाल? कैसे राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए उनको थमाया गया नोटिस? और लाल किले से मोदी जी किसको बता गए दिमागी नक्सल? दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी शाह राहुल गांधी से अब इतना तंग आ चुके हैं, शायद इसीलिए अब उन्होंने राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करवाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। पूरा देश अब स्वतंत्रता दिवस को मनाने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ था। तब इसी बीच ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी को अमित शाह पे टिप्पणी के मामले में लोकसभा का विशेषाधिकार नोटिस मिला है, जिसका उन्हें 28 अगस्त तक जवाब देना होगा। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोकसभा में दिए गए उनके बयानों से जुड़ा है। बीजेपी सांसदों की शिकायत के बाद मामला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक और इस पर राहुल गांधी से सफाई मांगी गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक टर्म यूज किया गया, दिमागी नक्सल, जिसको लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी ने किसको दिमागी नक्सल बुलाया है? तो आखिर इस किसको मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सल? इसको लेकर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है और कैसे राहुल गांधी को घेरने के लिए थमाया गया है नोटिस, सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के ठीक बाद जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, उस वक्त संसद का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था। विपक्ष लगातार छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता को लेकर के सवाल पूछ रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने नहीं आ रहे थे। इस दौरान लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पे चर्चा हुई थी। इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा सांसद बिलबिला उठे थे। जिसके बाद इतना हंगामा हुआ कि राहुल गांधी अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाए। उधर बीजेपी सांसदों ने राहुल के बयान पे आपत्ति जताते हुए इसे संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन बताया था। खुलेआम गोली मारो जैसा नारा लगाने वाले बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत दी थी। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की ओर से भी 29 जुलाई को इसी मामले में नोटिस दिया गया था। शिकायतों में राहुल गांधी पे असंसदीय और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से 14 अगस्त को राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया, जिसमें दोनों शिकायतों की प्रतियां जो है उपलब्ध कराई गई हैं। इस लेटर में उनसे कहा गया है कि वो 28 अगस्त 2026 तक अपने जवाब या टिप्पणियां उपलब्ध कराएं, ताकि मामले पे लोकसभा अध्यक्ष विचार कर सके। यानी फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ कोई अंतिम दंडात्मक फैसला नहीं हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम उनका जवाब होगा। इसके बाद मामले पे आगे की संसदीय प्रक्रिया जो है वो तय हो सकती है। इस नोटिस के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी शाह इस नोटिस के जरिए राहुल पे कोई बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं? अभी सवाल का सीधा जवाब देना जल्दबाजी होगा। नोटिस का मतलब ये है कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। 28 अगस्त तक जवाब मिलने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई को उसकी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। अगर राहुल गांधी के जवाब से मामला संतुष्ट नहीं होता है तो विशेषाधिकार से जुड़ी संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर राहुल गांधी अपने जवाब में आरोपों और अपनी टिप्पणियों को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इसीलिए फिलहाल सबसे ज्यादा नजर 28 अगस्त की समय सीमा और राहुल गांधी के जवाब पे है। अब देखिए, राहुल गांधी को विशेषाधिकार नोटिस ऐसे समय मिला है जब हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई कई मुद्दों पे जो है तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है। रत्नात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमले बोले हैं, उसका पलटवार मोदी शाह किसी न किसी रूप में तो जरूर करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से विपक्ष और जेनजी मोदी सरकार पे हावी हुआ है, उसका असर साफ तौर पे बीजेपी और मोदी शाह पे है और बैकफुट पे वो आ गए हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में नक्सलवाद को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं।
इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब देखिए, जब तक विपक्षी नेताओं, सरकार विरोधी पत्रकारों, रंगकर्मियों, लेखकों, कवियों, शायरों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों, छात्र छात्राओं, जिन लोगों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, उनके लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आप अगर इतिहास उठा के देखिए तो लंबे समय से तानाशाही सरकारें इसी तरह के नाम देके लोगों की आवाज को दबाने का काम करती आई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये दिमागी नक्सल कौन है? मोदी यहाँ किस पे निशाना साध रहे थे? दोस्तों, मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल की कोई औपचारिक या कानूनी परिभाषा नहीं दी, इसीलिए समझना जरूरी है कि ये किसी कानूनी श्रेणी का नाम नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ में इस्तेमाल किया गया शब्द है। हाल ही में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र आंदोलन का उभार हुआ, जो लगातार फैलता जा रहा है, जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमाम मंचों से पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह को चुनौतियां दी, उससे मोदी सरकार परेशान है। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। पहले उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि ये अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। वंदे मातरम वाला जो देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद नहीं। तो दोस्तों, तस्वीर अब काफी साफ नजर आ रही है। मोदी सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि देश का युवा है और लगातार सवाल पूछता समाज है। जगह जगह युवाओं के आंदोलन, स्कूलों में जन अल्फा की आवाज और संसद को लेके सड़कों तक राहुल गांधी के धारदार भाषण सरकार के लिए काफी नई चुनौती बन चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने लोगों के भीतर से सरकार के खिलाफ बोलने का डर काफी हद तक खत्म कर दिया है। जो लोग कल तक चुप रहने को मजबूर थे, वो आज सरकार की नीतियों पे खुल के सवाल पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। ऐसे माहौल में राहुल गांधी को मिला विशेषाधिकार नोटिस और प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल वाला बयान काफी सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नोटिस और ऐसे शब्द युवाओं की आवाज रोक पाएंगे? इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।